नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस की हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके सीरीज में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट चला हुआ था और ये कुरुक्षेत्र का फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है। इसके अंदर हम कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध गुरुद्वारे, मकबरे, पर्यटन स्थल, अन्य महत्वपूर्ण पर्सन और प्रसिद्ध व्यक्तियों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ में किया था। क्वेश्चन ये था कि वर्धन वंश को बाद में किस नाम से जाना गया था। वर्धन वंश को पहले किस नाम से जाना जाता था? पुष्यभूति वंश के नाम से। या पुष्यभूति वंश को बाद में किस नाम से जाना गया था? वर्धन वंश के नाम से। दोनों क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। और काफी स्टूडेंटों ने कमेंट में इसका आंसर भी दिया था, तो काफी हद तक बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। और कुछ को ज्यादा पता था तो उन्होंने वर्धन वंश के बारे में कुछ लिखा भी था, पॉइंट वगैरह। तो ऐसे ही आप लगातार हमारी वीडियो देखते रहें और अपना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बढ़ाते रहें। लगातार हमारे साथ में बने रहिए। आइए अब कुरुक्षेत्र के फोर्थ पार्ट का डिस्कशन करते हैं। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का आज फोर्थ पार्ट का डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे करवाएंगे। कुरुक्षेत्र के जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं, कुरुक्षेत्र में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं उनका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहां से भी पॉइंट, गुरुद्वारों से संबंधित भी पॉइंट आ जाता है। देखें, सबसे पहले जो नाम आता है, कुरुक्षेत्र के अंदर एक गुरुद्वारा पड़ता है जिसका नाम है तीसरी पातशाही गुरुद्वारा। तीसरी पातशाही गुरुद्वारा, तीसरी पातशाही गुरुद्वारा है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और तीसरी पातशाही गुरुद्वारा है, ये कौन से सिख गुरु से संबंधित है? तीसरी पातशाही जो गुरुद्वारा है वो कौन से सिख गुरु से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गुरु अमरदास से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुरु अमरदास से संबंधित है। गुरु अमरदास अपने अनुयायियों के साथ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक समय में कुरुक्षेत्र आए थे, और जिस स्थान पर गुरु अमरदास रुके थे उसी स्थान के ऊपर कौन सा गुरुद्वारा बना दिया गया? तीसरी पातशाही। लेकिन तीसरी पातशाही गुरुद्वारा बना है, ये गुरु अमरदास की याद में बना है। और गुरु अमरदास जिस स्थान के ऊपर ठहरे थे उसी स्थान के ऊपर कुछ समय के बाद में, गुरु अमरदास जिस स्थान के ऊपर ठहरे थे उसी स्थान के ऊपर कुछ समय बाद कौन से गुरु ठहरे थे? तो याद रखिएगा, गुरु हरराय। कौन ठहरे थे? गुरु हरराय ठहरे थे। सिखों के गुरु थे गुरु हरराय, वो ठहरे थे। और उस गुरु हरराय की याद में कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया है? तो आप याद रखिएगा, सातवीं पातशाही गुरुद्वारा। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है, आप याद रखिएगा। तीसरी पातशाही गुरुद्वारा गुरु अमरदास की याद में, गुरु अमरदास की याद में, गुरु अमरदास जिस स्थान के ऊपर ठहरे थे वहां पर तीसरी पातशाही। लेकिन गुरु अमरदास जी जिस स्थान के ऊपर ठहरे थे कुछ समय के बाद में उसी स्थान के ऊपर गुरु हरराय ठहरे थे, और उस गुरु हरराय की याद में कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया है? सातवीं पातशाही गुरुद्वारा बनाया गया है। ये गुरु हरराय है, किसी एक गरीब व्यक्ति ने निमंत्रण दिया था गुरु हरराय को, उसके निमंत्रण के ऊपर ये कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे, और जिस स्थान के ऊपर ठहरे थे वहीं पर गुरु अमरदास ठहरे थे कुछ समय पहले। उसके बाद में गुरु हरराय ठहरे। गुरु अमरदास की याद में तीसरी पातशाही, गुरु हरराय की याद में सातवीं पातशाही। दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नाम आता है छठी पातशाही। छठी पातशाही गुरुद्वारे के पॉइंट की बात करें, छठी पातशाही गुरुद्वारा, ये जो छठी पातशाही गुरुद्वारा है ये किसकी याद में बना है? तो आप याद रखिएगा, गुरु हरगोविंद की याद में। किसकी याद में बना है? गुरु हरगोविंद की याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया है। गुरु हरगोविंद की याद में कौन सा गुरुद्वारा बना है? छठी पातशाही। कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में नाम आता है नौवीं पातशाही। कौन सा गुरुद्वारा? नौवीं पातशाही गुरुद्वारा। और ये नौवीं पातशाही गुरुद्वारा भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और ये कौन से गुरु से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुरु तेग बहादुर। यहां पर गुरु तेग बहादुर कुरुक्षेत्र में आए थे, कुरुक्षेत्र में अपने अनुयायियों के साथ में आए थे, और उसी गुरु तेग बहादुर की याद में कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया है? तो आप याद रखिएगा, नौवा या नौवीं पातशाही गुरुद्वारा है। ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। देखिए, पहली पातशाही जो गुरुद्वारा है हरियाणा के अंदर, जो पहली पातशाही गुरुद्वारा पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? पानीपत के अंदर। लेकिन आपने याद रखना है, नौवीं पातशाही, छठी पातशाही, सातवीं पातशाही और 10वीं पातशाही और तीसरी पातशाही, ये नौवीं पातशाही का जिक्र किया, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है।
उसके उसके बाद में नाम आता है 10वीं पातशाही। 10वीं पातशाही गुरुद्वारा है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह से। किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है ये 10वीं पातशाही गुरुद्वारा। तो तीसरी, छठी, 7वीं, 9वीं, 10वीं पातशाही गुरुद्वारे हैं। ये कौन कौन से सिख गुरु से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। और ये गुरुद्वारे कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ये कई बार क्वेश्चन 1-2 बार शायद HSSC ने पूछ लिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जिसका मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ में, सॉरी पंचकुला के अंदर जिसका मुख्यालय है। 10वीं पातशाही गुरुद्वारा, ये छठी पातशाही, 9वीं पातशाही, तीसरी पातशाही, ये सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में नाम आता है सिद्धवटी साहिब गुरुद्वारा। सिद्धवटी साहिब गुरुद्वारा है। ये सिद्धवटी साहिब गुरुद्वारा भी कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में। सिद्धवटी साहिब गुरुद्वारा किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा गुरु नानक देव से। किससे संबंधित है? गुरु नानक देव से संबंधित है। सिद्धवटी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है? तो आप बताएंगे कि सिद्धवटी साहिब गुरुद्वारा है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और सिद्धवटी साहिब गुरुद्वारा किससे संबंधित है? कौन से सिख गुरु से संबंधित है या किस सिख गुरु से संबंधित हो? बताएंगे किससे? गुरु नानक देव से संबंधित है। तो ये 5 गुरुद्वारे आप तुरंत नोट करें। अभी और भी बचे हुए हैं गुरुद्वारे, ये तुरंत आपको याद होने चाहिए। लगातार आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आपको एक टाइम ऐसा मिलेगा, आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। और ये तो हमारी टैगलाइन है, यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आप पे कदम चूमेगी, और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको सफलता और पता नहीं किस किस के कदम चूमने पड़ेंगे। याद रखिएगा, यदि मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी, और यदि मेहनत नहीं करते हैं ना तो सफलता के कदम चूमेंगे आप, कन्फर्म है। उसके बाद में नाम आता है गुरुद्वारा त्रिवेणी। गुरुद्वारा त्रिवेणी के पॉइंट की बात करें तो ये गुरुद्वारा त्रिवेणी भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन इस गुरुद्वारा त्रिवेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, इसे करहो गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं। गुरुद्वारा त्रिवेणी है, इस गुरुद्वारा त्रिवेणी को किस नाम से भी जानते हैं? करहो गुरुद्वारे के नाम से भी। और आपको पता होगा ये करहो हरियाणा की सर्वोच्च चोटी का भी नाम है। हम सर्वोच्च चोटी कुरुक्षेत्र में नहीं बता रहे हैं, सर्वोच्च चोटी जो पंचकुला के अंदर पड़ती है उसका नाम भी करहो ही है। और त्रिवेणी गुरुद्वारे को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा करहो गुरुद्वारे के नाम से। किस नाम से? करहो गुरुद्वारे के नाम से। उसके बाद में गुरुद्वारा राजघाट। राजघाट गुरुद्वारा जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में गुरुद्वारा मस्तगढ़। मस्तगढ़ गुरुद्वारा है, वो भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में दमदमा साहिब गुरुद्वारा। ये दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में बाहोली साहिब गुरुद्वारा। बाहोली साहिब गुरुद्वारा, और ये बाहुली साहिब गुरुद्वारा भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। बहुत अच्छे पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट को हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं। नहीं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर वगैरह कर दिया करें। 1-2 सेकंड में कुछ नहीं होने वाला है आपका, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखें, गुरुद्वारा राजघाट की बात करें तो कुरुक्षेत्र में, लेकिन राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। और कहां पर पड़ता है? दिल्ली के अंदर पड़ता है। उसके बाद में दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। भाई दमदमा साहिब जो गुरुद्वारा है, ये दमदमा साहिब जो गुरुद्वारा है ये कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन हरियाणा की सबसे बड़ी झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील का पॉइंट का डिस्कशन करें तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है दमदमा साहिब। हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है दमदमा साहिब, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी जो झील है ये भी कहां पर पड़ती है? तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है दमदमा साहिब, ये दमदमा साहिब झील भी कहां पर है? सॉरी, दमदमा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में, और दमदमा झील कहां पर है? सोहना गुरुग्राम के अंदर। ये याद रखिए, कोई बात नहीं। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है दमदमा झील, जो सोहना गुरुग्राम के अंदर लगभग 3000 एकड़ में फैली है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। लेकिन आपसे ये पूछे कि दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र में। दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। नहीं, दोनों पॉइंट क्लियर करते हुए चलिएगा। उसके बाद में बाहोली साहिब गुरुद्वारा। बाहोली साहिब जो गुरुद्वारा है वो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन बापोली तेल शोधन कारखाना,
बाहोली या बापोली तेल शोधन कारखाना आपसे पूछ लेगा तो आप कहां पर बताएंगे, तो याद रखिएगा पानीपत के अंदर। बाहोली साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में, लेकिन बाहोली तेल शोधन कारखाना है ये कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर। सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, गुरुद्वारों से संबंधित सभी पॉइंट क्लियर है, कोई पॉइंट बीच में नहीं छूटेगा, मजा आएगा, इंटरेस्ट बनेगा, बस दिल थाम के बैठे रहिएगा। चलिए नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अब ये सिखों से संबंधित सभी पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म से संबंधित जो पॉइंट है उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे, जो भी पॉइंट मुस्लिम धर्म से संबंधित है। देखिए मुस्लिम धर्म से संबंधित पॉइंटों का डिस्कशन करें तो सबसे पहले नाम आता है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा, भाई ये शेख चिल्ली का मकबरा है, ये क्यों प्रसिद्ध है, या हरियाणा जीके के अंदर इसका नाम वर्णन स्वर्णिम अक्षरों में क्यों लिखा हुआ है। भाई शेख चिल्ली का मकबरा जो कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर ये शेख चिल्ली का मकबरा पड़ता है। ये शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा के ताजमहल के नाम से किसे जानते हैं, शेख चिल्ली के मकबरे को जानते हैं। अब हरियाणा का ताजमहल कहते हैं तो कोई ना कोई तो इसमें कहानी छुपी हुई होगी, या किसकी याद में बना है, तो याद रखिएगा ये जो हरियाणा का ताजमहल है, शेख चिल्ली का मकबरा, इसमें मूल्यवान और सुंदर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और ऐसा बताया गया है कि आगरा का जो ताजमहल है, आगरा का जो ताजमहल है, उसके बाद में सबसे सुंदर जो महल है वो कौन सा है, शेख चिल्ली का मकबरा। या आगरा के ताजमहल के अंदर जो सुंदर कलाकृति की हुई है, उसके बाद में जो सबसे सुंदर कलाकृति देखने को मिलती है वो कहां पर मिलती है, शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर। इसी कारण कहा गया है कि आगरा के ताजमहल के बाद में जो सबसे सुंदर भवन है, सबसे सुंदर महल है या सबसे सुंदर कलाकृति है, वो किसके अंदर मिलती है, शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर मिलती है। और इसी कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी बताया गया है कि जो आगरा का ताजमहल है उसके बाद में सबसे सुंदर इमारत कौन सी है, शेख चिल्ली का मकबरा। आगरा के ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत शेख चिल्ली के मकबरे को किसने बताया था, तो याद रखिएगा डेविड रोस ने। किसने बताया था, तो आप याद रखिएगा डेविड रोस ने। फिर से एक बार पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर से क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। आगरा के ताजमहल के बाद में सबसे सुंदर कलाकृति या सबसे सुंदर इमारत है शेख चिल्ली के मकबरे को किसने बताया था, तो डेविड रोस ने बताया था। ये शेख चिल्ली कौन थे, ये इनके बारे में हम जल्दी पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि शेख चिल्ली एक महान और सम्मानित सूफी संत थे, महान और सम्मानित सूफी संत हुआ करते थे। और ये महान और सम्मानित सूफी संत किसके शासनकाल के दौरान हुआ करते थे, शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुआ करते थे। शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां का एक पुत्र हुआ करता था। वो दारा शिकोह इस महान सूफी संत का शिष्य और प्रशंसक था। याद रखिएगा, सूफी संत जो हुआ करते थे शेख चिल्ली, वो किसके शासनकाल में थे, शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह, और वो दारा शिकोह शिष्य हुआ करता था शेख चिल्ली का और प्रशंसक हुआ करता था शेख चिल्ली का। और उसी कारण से इस शेख चिल्ली का मकबरा किसके शासनकाल में बना था, शाहजहां के शासनकाल में। ऐसा भी बताया गया है कि जो दारा शिकोह था उसने शेख चिल्ली से काफी महत्वपूर्ण बातें सीखी थी, ऐसा बताया गया है। दूसरा पॉइंट देखें कि शेख चिल्ली के बारे में किसी और दूसरी बुक में इसका क्या वर्णन मिलता है। ऐसा बताया गया कि शेख चिल्ली ईरान से लौटे थे। ऐसा बताया गया है कि जो शेख चिल्ली थे वो ईरान से लौटे थे और यहां पर वो किससे मिलने के लिए आए थे, तो कुतुब जलाउद्दीन से मिलने के लिए आए थे। किससे मिलने के लिए आए थे, कुतुब जलाउद्दीन से मिलने के लिए आए थे। परंतु किसी कारणवश
इनकी डेथ हो जाती है थानेसर में। किसी कारण से इनकी डेथ हो गई थानेसर में, और उसी थानेसर में इनकी याद में क्या बना दिया गया, मकबरा। तो आपने ये पूरी प्रेम कहानी या पूरी जो कहानी है ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपने 3 पॉइंट पढ़ने हैं। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है, थानेसर में। हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, थानेसर को। ताजमहल के बाद में सबसे सुंदर कलाकृति वाली इमारत किसे बताया गया है, शेख चिल्ली के मकबरे को। किसने कहा था ये, डेविड रोज ने। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसमें मूल्यवान और काफी बहुमूल्य संगमरमर का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, संगमरमर का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन भाई काफी बार पूछा जा चुका है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं। तो हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। उसके बाद में इसे राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है। इसे राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है। और इसे राष्ट्रीय महत्व स्मारक कब घोषित किया गया था, 1958 के अंदर। शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व स्मारक कब घोषित किया गया, 1958 के अंदर इसे राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद में अब हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उनका डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है पैराकीट। पैराकीट पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। ये पैराकीट पर्यटन स्थल कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में नाम आता है तित्तर प्रजनन केंद्र। तित्तर प्रजनन केंद्र, ये तित्तर प्रजनन केंद्र कहां पर पड़ता है, पीपली के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर पड़ता है, भोर सैदान, भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में नाम आता है लघु चिड़ियाघर, लघु चिड़ियाघर। लघु चिड़ियाघर कहां पर पड़ता है, पीपली कुरुक्षेत्र में, पीपली कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद में जो नाम आता है वो नाम आता है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला ये हरियाणा का सबसे छोटा है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, छिलछिला। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में। कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा शीतकालीन पक्षियों के लिए। यहां पर आपने 2 पॉइंट बड़े आराम से क्लियर करने हैं प्यारे स्टूडेंट। एक बार आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि ये पूछे कि कौन सा नेशनल पार्क शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आएगा। ये पूछे कि इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा। और ये पूछे कि इनमें से कौन सा स्थान शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें आपसे मिले कि भाई साहब सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य भी, तो नाम आएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क का। ये तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नीलकंठी, नीलकंठी, नीलकंठी यात्री निवास। नीलकंठी यात्री निवास है, वो कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में आपने याद रखना है नील क्रांति, नील क्रांति कृष्णा डैम। नील क्रांति कृष्णा डैम है, ये कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। नील क्रांति कृष्णा डैम है, ये कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला तारामंडल भी कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहां पर है, तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहां पर स्थापित किया गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। वेलोड्रम होता क्या है, तो आप याद रखिएगा साइकिलिंग का जो खेल परिसर है, साइकिलिंग का जो खेल मैदान है, खेल ग्राउंड है साइकिलिंग का जो खेल परिसर है, उसे किस नाम से जानते हैं, वेलोड्रम के नाम से। और हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहां पर है, तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया था। उसके बाद में नाम आता है राजा हर्ष का टीला, राजा हर्ष का टीला। और राजा हर्ष का टीला कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा थानेसर के अंदर। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बता दें, राजा हर्ष का टीला जो थानेसर के अंदर पड़ता है,
ये जो थानेसर नगर है ना, ये राजा हर्ष के टीले के ऊपर स्थित है। थानेसर नगर किस टीले के ऊपर स्थित है? तो राजा हर्ष के टीले के ऊपर। थानेसर जो है वो कौन से टीले के ऊपर? राजा हर्ष के टीले के ऊपर स्थित है। उसके बाद में राजा कर्ण का टीला, राजा कर्ण का टीला, ये राजा कर्ण का टीला है, ये भी कहां पर पड़ता है? थानेसर में। और राजा कर्ण का टीला है, इसका एक सर्च अभियान चला था, इसका खुदाई का कार्य चला था। और खुदाई का कार्य किसने किया था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। राजा कर्ण का जो टीला है थानेसर कुरुक्षेत्र में, इसका खुदाई का कार्य हुआ। और खुदाई का कार्य की जो जिम्मेदारी ली थी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ली थी। और खुदाई का कार्य कब से कब तक चला था? तो आप याद रखिएगा 1973 से लेकर 1995 तक। 1973 से 1995 तक राजा कर्ण के टीले की खुदाई का कार्य चला। और किसके नेतृत्व में, या कौन सी यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में। सभी पॉइंट बैक टू बैक क्लियर होने चाहिए, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए साथ के साथ में। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, सारे पॉइंटों को तुरंत नोट करते हुए चलिएगा। चलो आगे बढ़ते आप, ये पॉइंट सभी तुरंत नोट करें। और यदि नोट नहीं किया तो वीडियो को बैक करके देख लें। यदि ये पॉइंट नोट नहीं किया है जो हमने साफ किए हैं, तो वीडियो को आप बैक करके अवश्य देखें। बैक करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, बैक करके अवश्य देख लें। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो साथ के साथ में लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करते रहें। देखिए, वक्त रहते सुधर जाइए, वक्त रहते पढ़ लीजिए, आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बस, आपका जिंदगी बस कांग्रेचुलेशन में निकल जाए, दूसरों को बस कांग्रेचुलेशन कहते रहे। किसी का टेस्ट क्लियर हो गया, हरियाणा के अंदर नौकरी लग गया, जैसे जेई लग गए, क्लर्क लग गए, और हरियाणा पुलिस में लग गए, और ग्रुप डी में लग गए, HCS वगैरह भी निकाल दिया, आपके दोस्तों ने भी निकाला होगा एक दो ने। तो ऐसा नहीं है कि बस उनको आप कांग्रेचुलेशन कहते रहे और आपकी जिंदगी ऐसे निकल जाए। आपको भी आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि दुनिया हमसे कांग्रेचुलेशन कहे। आपको एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर नौकरी लगने का, और नौकरी लगने का जुनून तभी बनेगा तब आप पढ़ेंगे। ये तो भाई हमारी जो टैगलाइन है वो ऐसी नहीं है कि यदि आप मेहनत करते तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और मेहनत नहीं करते तो सफलता के कदम आपको चूमने पड़ेंगे। देखें, उसके बाद में नाम आता है हड़प्पा कालीन स्थल। हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुर व दौलतपुर। हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुर व दौलतपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कुरुक्षेत्र में। अब आपके माइंड में आना चाहिए, या बुकों जो जिसने भी बुक बनाई है सभी बुकों के अंदर लिखा हुआ है हड़प्पा कालीन स्थल है वो भगवानपुर और दौलतपुर कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र के अंदर जो हड़प्पा कालीन स्थल है भगवानपुर और दौलतपुर, इसको हड़प्पा कालीन ही क्यों कहा गया है? क्योंकि भैया भगवानपुर और दौलतपुर में जब खुदाई का कार्य हुआ था तो वहां से हड़प्पा कालीन मर्तभांड मिले थे, हड़प्पा कालीन अवशेष मिले थे। इसी कारण भगवानपुर और दौलतपुर हड़प्पा कालीन स्थल कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। इसी कारण इनको हड़प्पा कालीन स्थल कहा जाता है। उसके बाद में सैंधव कालीन स्थल, सैंधव कालीन स्थल। सैंधव कालीन स्थल के पॉइंट की बात करें तो जिसमें नाम आता है मिर्जापुर। सैंधव कालीन स्थल मिर्जापुर व अमीन, मिर्जापुर व अमीन कहां पर पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। उसके बाद में नाम आता है बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली है? बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कहां से मिली है? तो आप याद रखिएगा थानेसर से मिली है। कहां से मिली है? थानेसर से मिली है। उसके बाद में गुज्जर प्रतिहार वंश के अभिलेख कहां से मिले हैं? गुज्जर प्रतिहार वंश के अभिलेख कहां से मिले हैं? तो आप याद रखिएगा पेहुआ से मिले हैं। कहां से मिले हैं? पेहुआ से मिले। गुज्जर प्रतिहार वंश के अभिलेख कहां से मिले हैं? पेहुआ से। उसके बाद में आपने याद रखना महर्षि वाल्मीकि आश्रम। महर्षि वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? थानेसर के अंदर है। उसके बाद में डेरा बाबा नगन बालकनाथ का, डेरा बाबा नगन बालकनाथ का कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा थानेसर में पड़ता है। लेकिन इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है। एक देश पड़ता है और उस देश का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा लाओस, लाओस देश। और लाओस देश के एक राजा ने हरियाणा के कौन से नगर की प्रतिभा का सम्मान किया है?
या हरियाणा के कौन से नगर का वर्णन अपने अभिलेख में किया है? फिर से सुन लीजिए। एक देश पड़ता है लाओस, वहां के राजा थे जिसका नाम था देवंका। लाओस देश के राजा देवंका ने हरियाणा के कौन से नगर का अपने अभिलेख में बखान किया है या अपने अभिलेख में वर्णन किया है? तो आप याद रखिएगा, लाओस देश के राजा ने कुरुक्षेत्र का बखान किया। कौन से डिस्ट्रिक्ट का? कुरुक्षेत्र, या कुरुक्षेत्र की जगह कौन सा मिल सकता है आपको? थानेसर भी मिल सकता है। उसके बाद में ये पॉइंट आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम थानेसर में डेरा नगन बालकनाथ का जो डेरा है बाबा बालकनाथ का, वो कहां पर है? थानेसर में। लाओस देश के राजा देवंका ने हरियाणा के कौन से नगर का बखान किया है? तो थानेसर कुरुक्षेत्र का। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें नाम आता है किसका? तो वो देख लें एक बार, किसका नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है महर्षि वाल्मीकि आश्रम, हम बता चुके हैं पेहुआ के थानेसर के अंदर पड़ता है। लेकिन आपसे ये पूछे ययाति ऋषि, ययाति ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र ऋषि, ययाति वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि का संबंध है, ये कहां से है? पेहुआ से। आपसे ये पूछे विश्वामित्र ऋषि का टीला कहां पर है? विश्वामित्र ऋषि का जो टीला पड़ता है वो भी कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, पेहुआ के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि दधीचि ऋषि का संबंध कहां से है? दधीचि ऋषि का संबंध कहां से है? तो आप याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र से। और फिर पूछेगा अगस्त्य ऋषि का संबंध कहां से है? तो आप याद रखिएगा, फिर क्या क्या बताओगे? कुरुक्षेत्र से। अगस्त्य ऋषि का संबंध भी कहां से है? कुरुक्षेत्र से। उसके बाद में पूछेगा कि महिला हॉकी अकादमी कहां पर है? तो आप बताएंगे शाहबाद में। महिला हॉकी अकादमी कहां पर है? शाहबाद के अंदर पड़ती है। उसके बाद में क्वेश्चन आए कि द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है? द्रोणाचार्य स्टेडियम, तो आप बताएंगे कि कहां पर पड़ता है? द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद में पूछे कि मुगलों का द्वीप किसे कहते हैं? तो मुगलों के द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? थानेसर को जानते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछेगा हरियाणा में आर्यों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आप याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र। ये हरियाणा में आर्यों का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन सा? कुरुक्षेत्र। उसके बाद में हरियाणा की गया नगरी के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा की गया नगरी के नाम से किसे जानते हैं? पेहुआ को। हरियाणा की गया नगरी के नाम से किसे जानते हैं? पेहुआ को। हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में शकरकंद व आलू कहां पर होते हैं? तो आप याद रखिएगा, कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं। उसके बाद में आरएसएस का पहला स्कूल हरियाणा में कहां पर खोला गया? तो आप याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में। किस नाम से खोला गया? गीता सीनियर स्कूल। और इसके प्रथम हेडमास्टर कौन थे? दीनानाथ बत्रा। याद रखिएगा, दीनानाथ बत्रा। ये क्वेश्चन भाई एचएसएससी पूछ चुका है कि दीनानाथ बत्रा का संबंध किससे है? तो दीनानाथ बत्रा का संबंध किससे है? शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है महाभारत का युद्ध चला था कुरुक्षेत्र में। और ये महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत युद्ध जीतने के पश्चात युधिष्ठिर ने, किसने? युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध जीतने के पश्चात युधिष्ठिर ने चंद्रकूप का निर्माण करवाया था कुरुक्षेत्र में। चंद्रगुप्त कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। इसका निर्माण किसने करवाया था? युधिष्ठिर ने। कौन सा युद्ध जीतने के बाद? महाभारत। कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। तो ये सभी पॉइंट कुरुक्षेत्र से संबंधित है। कोई भी पॉइंट यदि एक दो पॉइंट यदि रहते भी हैं तो उनका बहुत जल्द हम डिस्कशन कर लेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन शायद कोई पॉइंट नहीं रहा
और रहेगा तो हम तुरंत कोई किसी भी वीडियो के अंदर उसका डिस्कशन कर लेंगे। अब कुरुक्षेत्र का प्रमुख व्यक्ति आते हैं, कुरुक्षेत्र के जो प्रसिद्ध महान व्यक्ति है उनका डिस्कशन करेंगे। आप भाई ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए कि दीनानाथ बत्रा का संबंध किससे है? शिक्षा से है। याद रखें, दीनानाथ बत्रा का संबंध जो है वो किससे है? तो याद रखिएगा, शिक्षा से दीनानाथ बत्रा का संबंध है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट में नाम आता है प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति जो कुरुक्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति है उनका, तो सबसे पहले नाम आता है नवजोत कौर। नवजोत कौर व रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी शाहबाद। हॉकी कहां से है? शाहबाद से है। याद रखिएगा, रानी रामपाल और नवजोत कौर हॉकी खिलाड़ी कहां से है? शाहबाद से। उसके बाद में नाम आता है संदीप सिंह। संदीप सिंह हॉकी खिलाड़ी कहां से है? शाहबाद से। संदीप सिंह हॉकी खिलाड़ी शाहबाद से है। और ये संदीप सिंह वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। ये संदीप सिंह वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री नहीं भाई, खेल मंत्री, खेल मंत्री है। शिक्षा मंत्री तो कंवरपाल गुज्जर है। शिक्षा मंत्री तो कंवरपाल गुज्जर है जो जगाधरी से विधायक है। ये जो संदीप सिंह है ये हरियाणा के खेल मंत्री। और ये कहां से विधायक है? तो आप याद रखिएगा, विधायक है पेहुआ से। संदीप सिंह जो विधायक है वो कहां से विधायक है? पेहुआ से विधायक है। और पेहुआ जो 9वीं शताब्दी में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, किसके शासनकाल में? ये आप आंसर दें कमेंट बॉक्स में। पेहुआ 9वीं शताब्दी में किसके शासनकाल के दौरान घोड़ों का व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था? तो आप याद रखिएगा 9वीं शताब्दी में किसके शासनकाल के दौरान? इसका आंसर अपने कमेंट में देना है। ये संदीप सिंह जिसका जन्म हुआ था 1986 के अंदर। ये संदीप सिंह जिसने हॉकी का कप्तान बना 2009 के अंदर, भारतीय हॉकी टीम है उसका कप्तान बना 2009 के अंदर। और इस संदीप सिंह को 2010 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला था? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? अर्जुन पुरस्कार। और 2019 के विधानसभा चुनाव में ये कहां से जीते हैं? पेहुआ से। और पेहुआ से जीतकर कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया है? खेल मंत्रालय दिया गया है। लेकिन आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में सर्वाधिक हॉकी खिलाड़ी या हरियाणा से सर्वाधिक हॉकी खिलाड़ी कौन से शहर से निकले हैं? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी कौन से शहर से निकले हैं? शाहबाद। और शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर है? मारकंडा नदी के ऊपर पड़ता है। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बच गया, एक क्वेश्चन ये बच गया, जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान। जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान पड़ता है। तो ये कुरुक्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने 4 वीडियो के अंदर कवर की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पीछे वाली वीडियो नहीं देखिए तो उसको भी देख ले, वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लगातार मेहनत जारी रखिए, लगातार पढ़िए। एग्जाम आएगा जब दुनिया पढ़ेगी, और आप यदि अभी से पढ़ेंगे तब आपको बात बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।